की शुरुआत करेंगे लखनऊ से बड़ी खबर से, जहां राज्य हज समिति अध्यक्ष मोहसिन रजा का बयान सामने आया है। उत्तर प्रदेश में अब लव जिहाद के दोषियों को सजा मिलेगी। लव जिहाद के दोषियों को उम्र कैद तक की सजा होगी। अवैध धर्मांतरण की घटनाओं की रोकथाम के लिए कानून है। सरकार ने कानून का दायरा और सजा की अवधि को बढ़ा दिया है। ये बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं, जहां पर राज्य हज समिति के अध्यक्ष हैं मोहसिन रजा। उन्होंने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि अब लव जिहाद जो करते हैं उन पर सख्त कार्रवाई होगी और आपको बता दें उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान यहां पर बताया गया है। यूपी में अब लव जिहादियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। कि अवैध धर्मांतरण भी कराए थे, उन पर भी कार्रवाइयां हुई हैं। तो ये अध्यादेश जो लव जिहाद को लेकर लाया जा रहा है, लव जिहाद का मतलब इसको किसी धर्म से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये अपने आप में ये मानना चाहिए कि ये सर्वधर्म के लिए है, क्योंकि हमारी बेटी हो, आपकी बेटी हो, किसी की बेटी हो, उसको अगर कोई नाम परिवर्तन करके और बहला फुसलाकर उससे शादी करके और बाद में उसका जीवन बर्बाद करे, छोड़ दे, तो उसके खिलाफ सख्त कानून लाकर अगर हम कार्रवाई नहीं करेंगे, सख्त कानून नहीं बनाएंगे, तो इन चीजों को रोक पाना मुश्किल होगा। लेकिन विपक्ष के साथी जो है उनको हर चीज में धर्म नजर आता है, क्योंकि वो तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास करते हैं और हम सबका साथ सबका विकास में विश्वास करते हैं। और हमारे संवाददाता राशिद आरिफ हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राशिद, क्या पूरा जानकारी है इस मामले में? क्या बयान हज समिति के अध्यक्ष ने दिया है? नहीं, देखिए दिव्या, आपको बता दूं कि विधानसभा सत्र चल रहा है। कल पटल पे जो है लव जिहाद का जो है धर्मांतरण का लेके अध्यादेश पटल पे रखा गया, जिसको पास कर दिया गया। पहले भी देखिए इस कानून के तहत सजा होती थी, लेकिन इस बार जो है फैसले को जो है उसमें 10 साल की सजा तक प्रावधान कर दिया गया उम्र का। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर कुछ लोगों ने इस फैसले को स्वीकार किया, कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं कि धर्म के चश्मे को उसको देखा जाए। वहीं अगर बात की जाए हज समिति के अध्यक्ष है मोहसिन रजा, उन्होंने अध्यादेश लाने को लेकर स्वागत किया सरकार का और कहा है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं यह कानून होना चाहिए था, क्योंकि इससे किसी ना किसी तरह से जिहाद में जिस तरह से आज बेटियां जो है कहीं ना कहीं डाइवर्जन करके उनको मुस्लिम बना लिया जाता है, उसके बाद शादी हो जाती है, शादी के बाद में तमाम तरह की उन्हें परेशानी देखनी पड़ती है। कहीं कहीं तो ऐसा हुआ है कि लड़कियों की हत्या तक के हो गए। तो इसी सब चीजों को लेकर उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से चर्चा चल रही थी कि लव जिहाद को लेकर कोई कड़ा कानून बनाया जाए। उसी को लेकर सरकार ने कड़ा कानून बनाया, जिसका मोहसिन रजा ने स्वागत किया। जी दिव्या जी, जिस समाज की आप बात कर रहे हैं कि लोग कुछ ऐसे हैं जो इसका स्वागत कर रहे हैं, कुछ विरोध भी कर रहे हैं, आखिर विरोध किस बात का है और क्या विपक्ष भी इसका स्वागत कर रहा है? नहीं, देखिए विपक्ष की अगर बात की जाए तो विपक्ष का भी ये कहना था कि अध्यादेश आना चाहिए, कानून बनना चाहिए सारी चीजों पे, लेकिन कहीं ना कहीं लव जिहाद को लेकर जिस तरह से कानून बना है, मुस्लिम अगर लड़का अगर लड़की का धर्मांतरण कराता है तो लव जिहाद आता है, लेकिन अगर हिंदू लड़का लड़की को धर्मांतरण कराता है तो उसके लिए क्या है? क्योंकि देखा ये गया है कि अगर वो शादी होती है तो उसको प्रेम विवाह बताया जाता है, लेकिन अगर मुस्लिम लड़का अगर किसी लड़की से हिंदू लड़के से शादी करता है धर्म परिवर्तन करा के, तो उसको लव जिहाद का नाम दे दिया गया। तो ये दोहरा चरित्र को लेकर कहीं ना कहीं इसका विरोध हो रहा है कि लव जिहाद का जो कानून है वो सभी पे लागू होना चाहिए, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या किसी भी धर्म के समाज से आता हो, ये कानून सब पे लागू होना चाहिए। जी दिव्या जी, बहुत शुक्रिया राशिद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। और बात करेंगे मथुरा से बड़ी खबर की, जब अब कथावाचक इंद्रेश महाराज के बिगड़े बोल सुनने को मिले हैं। रामलीला के राम और सीता पर अश्लील टिप्पणी उन्होंने की। अश्लील टिप्पणी का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अश्लील टिप्पणी से संतों और ब्रजवासियों में खासा रोष देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर आपको मथुरा से बता रहे हैं, जहां पर कथावाचक है उन्होंने अब जो पात्र है उन पर टिप्पणी की है। अश्लील टिप्पणी करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। रामलीला के राम और सीता पर अश्लील टिप्पणी उन्होंने की है। और आपको बता दें अश्लील टिप्पणी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसके बाद तमाम साधु संत और ब्रजवासियों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। कहूँगा कि ऐसे नालायकों के नाम के आगे महाराज लगाना, उस महाराज शब्द का भी अपमान करना। दूसरी बात, वो जिस वेशभूषा में रहता है वो महाराज कहने का हकदार नहीं है।
तीसरी बात, वो जिस तरह से अश्लीलता पूर्ण, और हमारे साहित्य में कोई ऐसा शब्द नहीं है कि उसकी जो बोली हुई भाषा है उसको हम उन शब्दों में व्यक्त कर सकें, बहुत ही दुखद है, बहुत ही निंदनीय है और उसका ये कृत्य अक्षम्य है। और मैं तो ये कहूँगा कि वृंदावन के जितने भी भागवताचार्य हैं, क्योंकि पूरे भारतवर्ष में वृंदावन ही एक भागवताचार्यों का सप्लायर हो गया है। जितने भी महापुरुष जो पुराने हुए हैं वो सब रासलीला और रामलीला देख देख के ही संत बने हैं। आज जब राम जी का दिव्य दरबार जब लगता है उस समय आप देखिए, उस समय स्वयं साक्षात राम उतरते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जब रासलीला में जब बैठते हैं राधा कृष्ण के साथ, उस समय भगवान बैठते हैं हजारों की संख्या में, चाहे बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों, सब उनके चरण धोते हैं, आचमन करते हैं। आप उनके पीछे वाले जीवन के बारे में आप क्या बोलना चाहते हैं? और भरी स्टेज पर आप सनातन की बात करने वाले, आप सनातन की सब कार्य करने वाले, आप क्या दिशा देना चाहते हो? सनातन को किस तरह मोड़ना चाहते हो? आपकी इस तरह की भाषा, इस तरह की मर्यादित संत समाज इसकी घोर निंदा करता है और इसके ऊपर निर्णय लिया जाएगा। अखाड़ा परिषद से भी बात हुई है और संतों से बात हुई है। अगली बैठक जो होगी उनके लिए पूरे तरह से सोच के हम लोग उन्हें दंडित करेंगे और उनका बहिष्कार करेंगे वृंदावन समाज से, अगर ऐसा दोबारा से करते हैं। कई बार गलती किया, ये तो हद हो गई। हम रासाद साहब बैठे हैं और रासाद साहब जो बैठे हैं उनका पुत्र राम बनते हैं, सीता बनती हैं, राधा कृष्ण, तो खुद अपने पुत्र को साष्टांग दंडोत करते हैं। हम भी रासाचार्य यहाँ जाता हूँ तो साष्टांग दंडोत करता हूँ। जानता हूँ ये पुरुष है, लड़के हैं, फिर भी राधा बने तो साष्टांग दंडोत का, तो उसका जूठन में उसका पैर छूता हूँ। उस समय वो लड़का ने, वो तो जानकी स्वरूप है, राम स्वरूप है, राधा कृष्ण, इसलिए इस भाव से हम लोग उनको पढ़ना होगा। उनको इस तरह से कथा पर बैठ करके और ऐसे मुंह करके हंसी उड़ाना। और शुभम चौधरी हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शुभम, ये जो कथावाचक हैं जिनका अश्लील टिप्पणी का वीडियो वायरल हो रहा है, क्या अभद्र टिप्पणी उन्होंने की है इन पात्रों पर? देखिए दिव्या, मैं आपको बता दूं कि मथुरा के इंद्रजीत महाराज हैं जो कि परिक्रमा मार्ग में आश्रम में हैं और श्री महामंडलेश्वरी अपना नाम लिखते हैं। इन्होंने भगवान श्री राम और सीता को लेकर एक टिप्पणी की है जो कि गांव में जो रास लीला और कई चीज प्रोग्राम जो करने वाले कलाकार हैं उनको लेकर और भगवान श्री राम और सीता को लेकर उन्होंने टिप्पणी की। उनसे कहा है कि जो राम बनता है वो तो दारू पीता है और देसी क्वार्टर पीता है, और जो सीता बनता है वो बीड़ी पीता है, और वो अन्य जो लोग उसके साथ होते हैं वो पंडाल के पीछे जाके पत्ता खेलते हैं। तो इस तरीके से महाराज वृंदावन के इंद्रजीत जो महामंडलेश्वर अपने आप को बताते हैं, उन्होंने भगवान श्री राम के प्रति एक अश्लील और कई प्रकार की जो शब्द बोले हैं उनको, वो एकदम वृंदावन और मथुरा के संत समाज एवं ब्रजवासियों को बहुत ही खराब और एकदम गलत लगा है। उसको लेकर अब मैं आपको बता दूं कि वृंदावन मथुरा में जगह जगह धरना प्रदर्शन एवं पुतले फूके जा रहे हैं। महाराज के लगातार मथुरा को डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह को भी एक ज्ञापन दिया है दिव्या, और ये भगवान के रूप में एक बड़ा असली शब्द जो बोले हैं, तो भागवताचार्य ये बड़ा एक इनको सोचने वाली चीज है कि इस तरीके से लगातार ये शब्द बोल रहे हैं। और तुलसी को भी इन्होंने पूर्व में एक सवाल जब खड़ा हुआ था, तुलसी को भी पैरों में रखा था, तो व्यासपीठ पर बैठ के ऐसी चीजें बोल रहे हैं। तो अब देखना है कि वृंदावन के संतों में जो आक्रोश है उसको कितना बढ़ावा आगे मिलेगा, क्या संत और धर्म संकट में इसी तरीके से पता रहेगा। जी दिव्या बताएं। जी बहुत शुक्रिया शुभम जानकारी के लिए। रुक करेंगे अगली खबर का। लखनऊ में मंडलीय प्रशिक्षण केंद्र होमगार्ड्स में वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें यूपी सरकार में मंत्री धर्मवीर प्रजापति ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस दौरान उनके साथ होमगार्ड्स और नागरिक सुरक्षा विभाग समेत पुलिस महानिदेशक, कमांडेंट जनरल होमगार्ड्स भी मौजूद रहे। वहीं मंत्री धर्मवीर ने पेड़ लगाओ पेड़ बचाओ और एक पेड़ मां के नाम अभियान के पौधारोपण भी किया गया।
खबर कन्नौज से है, जहां सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने प्रदर्शन किया है। बीजेपी पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आप नेताओं ने कहा कि सीएम केजरीवाल पर झूठा आरोप लगाकर उन्हें जेल भेजा गया है। उन्होंने कहा कि पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता से डरकर सीएम को जेल भेजा गया है। जेल में सही इलाज न देकर सीएम केजरीवाल को बीजेपी प्रताड़ित कर रही है। इस दौरान आप नेताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा और मुकदमे खत्म कर जल्द अरविंद केजरीवाल को रिहा करने की मांग उठाई। मामला तो सारे देश को पता है, जिस तरीके से केजरीवाल साहब को जेल के अंदर रखा जा रहा है और उसमें जेल के अंदर भी प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। ये बहुत अहम बात है। पूरा देश देख रहा है, पूरा विश्व देख रहा है कि किस तरीके से सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी सत्ता में बना रहना चाहती है और यहाँ तक कि किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप समझ लीजिए, ये छोटी बात नहीं है, लेकिन उसके बाद भी अभी लोकसभा में जनता ने जब किसी सबक सिखाने का काम भी किया है, उसके बाद ये सुधर। केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के लिए बड़े बड़े दावे और दिशा निर्देश जरूर जारी कर रही है, लेकिन किसानों की आय दोगुनी हो, इसके लिए भी हर दिन नए प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन कई अधिकारी इस पर पलीता लगाने का काम भी कर रहे हैं। ताज़ा मामला रायबरेली के भुए मऊ ब्लॉक से सामने आया है, जहां नहर की सफाई न होने की वजह से किसानों को उनके खेतों के लिए पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से भूखमरी जैसे हालात बनते दिखाई दे रहे हैं। किसानों का कहना है कि ये समस्या हर साल पैदा होती है, लेकिन शिकायत करने के बावजूद भी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। राही, क्या समस्या क्या है? सर हमारे खेत में पानी नहीं जाता। क्यों नहीं जा रहा है? नहर कटा है। तो इसकी शिकायत किसी से किए हो? हाँ, शिकायत कई बार की गई, यहाँ को नहीं देखने आता। क्या बोलते हैं अधिकारी? अरे वही एक बार पाट के चले गए, दोबारा यहाँ देखने नहीं होती। क्या नहर की सफाई नहीं होती क्या? नहीं, सफाई होती सर, यहाँ तक सफाई होती, उसके बाद आगे नहीं होती। और जब उन्हें आगे पानी नहीं जाता तो नहर कटेगा भाई। कितने लोग प्रभावित होते हैं इससे? अरे मजे के आदमी है सर। इसकी शिकायत कभी कहीं की है? हाँ हाँ। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। हमारे यहाँ लगभग ये 6-7 साल हो गए हैं। ये नहर कटता रहता है, बार बार कटता रहता है, लगभग 10 साल हो गए। और इसकी कई बार लिखित में शिकायत की गई, मौखिक में शिकायत की गई। नहर विभाग के लोग आते हैं और जेसीबी से इस साइड में बांधते हैं तो उस साइड में कटता है, उस साइड में बांधते हैं तो इस साइड में कट जाता है। इधर कम से कम 50 किसान प्रभावित हैं इससे। इनकी खेती में कुछ नहीं हो पाता है। बीज खाद जुताई बुआई का पैसा इनको वापस नहीं हो पाता है। इसकी शिकायत की जाती है, कोई सुनने वाला नहीं है। समय समय पे क्या इसकी सफाई होती है? समय समय पे सफाई होती है सर, लेकिन इस साइड में सफाई हो जाती है। आगे की तरफ ऊंचा एरिया है, इधर गहरा कर दिया गया है। उस साइड में खुदाई नहीं होती है, खुदाई ना होने के कारण इधर गहरा हो गया है। आगे ऊंचा एरिया होने के कारण इधर कट जाता है, कटता रहता है, परमानेंट कटता रहता है। तो यहाँ पे ये संभव तब होगा सर, कम से कम 1 किलोमीटर में ये पक्की नहर बनाई जाए। सर ये नहर कट जाता है बार बार यहाँ पे। नहर के आगे सफाई नहीं होती। सफाई होती है तो जहाँ पे रोड होता है वहीं पे देखने के लिए अधिकारी आए, देख के चला, अधिकारी भी आता है, रोड से देख के चला जाता है और सफाई नहीं होती। उसकी वजह से नहर कट जाता है यहाँ पे। और सर जहाँ पे खाली है वहीं पे ही खोदते हैं लोग, आगे सफाई नहीं करते, आगे नहीं किए। और जेसीबी से सफाई होती है, पुल के नीचे सफाई नहीं हो पाती। लगभग कितनी दूरी में कटी हुई नहर है? सर करीब 1 किलोमीटर हो गया होगा। 1 किलोमीटर से पूरी मिट्टी बह गई है। ये नहर कटने से कितने लोग प्रभावित हो रहे हैं? करीब सर 10,000 आदमी होगा। मतलब इसकी शिकायत कहीं की है? शिकायत सर। और हमारे संवाददाता असद खान हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। असद, किसानों के लिए यहाँ पर बहुत कुछ सरकार कर रही है, लेकिन ये जो मामला है नहर की सफाई न होने की वजह से पानी न मिलना, क्या कुछ उसे लेकर जानकारी आपके पास है? निश्चित तौर पर देखिए दिव्यदर्शी, ये राही ब्लॉक के भुए मऊ ग्राम सभा का पूरा मामला है और सदर तहसील लगती है। यहाँ पर करीब 10 हजार जो किसान हैं वो इस समय परेशान है, क्योंकि रायबरेली में की अगर बात की जाए तो जो बारिश होनी चाहिए थी वो बारिश अभी तक यहाँ नहीं हुई है। किसानों का साफ तौर पर कहना है भगवान तो नाराज हमसे है ही है, लेकिन
नहर विभाग के अधिकारी की वजह से अब हम भुखमरी की कगार पे हैं। ये पूरा नहर का मामला है और नहर की सफाई जो कागजों का कोरम पूरा किया गया है वो पूरा कर कहीं ना कहीं अतिश्री कर ली गई है। ग्रामीणों का आरोप है साफ तौर पर कि जिस तरह से सफाई होनी चाहिए वो जो निरीक्षण भी होता है वो रोड पर ही अधिकारी निरीक्षण करते हैं, वो नहर तक जाकर वहां का निरीक्षण नहीं करते, कागजों पर सारी सफाई हो जाती है। और ये पहला मामला नहीं है, हर साल में इसी तरह की समस्या निकलकर सामने आती है, लेकिन अधिकारी इस पर गंभीर नहीं है और खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं लापरवाही जो अधिकारियों की है, जो अपनी कुलकर्णी नींद में सोए हुए हैं, इन पर कार्रवाई की जरूरत है। ग्रामीण परेशान हो रहा है, सरकार किसानों के हित की बात कर रही है, आय को दुगना करने की बात कर रही है, लेकिन किसान परेशान है। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं उनकी हालत बद से बदतर है, सफाई नहीं हुई है। अब पानी उनको चाहिए तो वो नहर के माध्यम होता है जहां से वो पानी अपने खेतों तक पहुंचाते हैं। धान की रुपाई होनी है वो नहीं हो पा रही है, तो किसान आखिर कितना खरीदेगा? उसका बीज खराब हो रहा है, उसकी फसल खराब हो रही है और कहीं ना कहीं जो पानी खरीदता है वो भी अब खराब होता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ये बड़ी लापरवाही है नहर विभाग की, इस पर नहर विभाग के जो अधिकारी हैं वो कुलकर्णी नींद में सोए हैं, उनको जागाने की जरूरत है। जी, यहाँ पर कितने बार किसान अधिकारियों के चक्कर लगा चुके हैं और हर बार की तरह क्या आश्वासन इन्हें दिया गया है? बिल्कुल, देखिए मैंने पहले भी कहा देवदर्शी कि किसान कई बार शिकायत कर चुके हैं नहर विभाग के अधिकारियों से, एवं जिला अधिकारी से भी ये मामले पर शिकायत हो चुकी है, लेकिन नहर विभाग के जब अधिकारियों पर जब जिला अधिकारी का कहीं न कहीं से फरमान जारी होता है तो वो उस कोरम को पूरा करने वहां पहुंचते जरूर हैं, लेकिन रोड पे खड़े होकर उसका निरीक्षण करते हो, वहीं से कागजी कोरम पूरा करके चले जाते हैं, जिसका खामियाजा अब किसानों को भुगतना पड़ रहा है। फिलहाल अब देखना ही होगा कि खबर प्रकाशित होने के बाद ये अधिकारी नींद से जागते हैं या नहीं। जी, बहुत शुक्रिया सर जानकारी के लिए। बढ़ती है एटा से खबर की ओर, जहां मलावन थाना क्षेत्र में स्थित केंद्रीय विद्यालय में भीषण गर्मी के चलते असेंबली के कई छात्र छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। मौके पर सभी छात्र छात्राओं को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया, जहां सभी को ऑक्सीजन दिया जा रहा है। वहीं मामले की सूचना मिलते ही डीएम, एसएसपी और मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य भी पहुंच गई। बताया जा रहा है कि लगातार 2 बार योगा कराने की वजह से बच्चे बीमार पड़ गए। असेंबली हो रही थी, हाँ, तो अपने आप बच्चे गिरने लगे। सर पहले तो सर ने योगा करवाया, असेंबली में एक्सरसाइज करवाई, बाद में ये गिरने लगी सृष्टि, बाद में बहुत सारे बच्चे गिरने लगे। बाद में मेडिकल रूम में गए तो मेडिकल रूम में पूरा मेडिकल रूम भर गया। हाँ, इसलिए प्रिंसिपल रूम में हमें कैबिन में बिठा दिया, वहाँ पे AC पीस दिए। फिर ज़्यादा बच्चों की तबीयत खराब हो रही है इसी में भी, हाँ, तो यहाँ पे आ गए। पहले तो मैं और कप्तान साहब यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने डॉक्टर से बात करी और बच्चों से भी बात करी। जो प्रथम निश्चय प्रतीत होता है कि आज जो जैसे पीटी तो प्रतिदिन होती थी, आज किसी कारणवश पीटी जो है 2 बार कराई गई। जब 2 बार कराई गई तो दूसरी बार में कई बच्चे जो है उसमें बेहोश हो गए जो है। तो उसके बाद वहाँ के जो प्रिंसिपल साहब थे और वहाँ की जो टीम थी तत्काल उनको जिला अस्पताल ले यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका इलाज चल रहा है। और जैसा कि डॉक्टर्स ने बताया कि सभी बच्चे खतरे से बाहर हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। लेकिन साथ ही में हमने ये भी यहाँ पे बोला है कि जब तक पूरे अच्छे से इलाज किया जाए बच्चों का, और साथ में एक डॉक्टर्स की टीम हम लोग केंद्रीय विद्यालय भी भेज रहे हैं, हम लोग भी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे भी चेकअप करेंगे कि कोई ऐसा बच्चा छूट तो नहीं गया है जो बीमार हो। तो हम लोग पूरी तरह से इसमें सतर्क हैं और क्योंकि बच्चों का मामला है तो सतर्कता मामला है। एक भी बच्चा बेहोश नहीं हुआ है। आप खुद इमरजेंसी विभाग में खड़े हुए हैं, आप पीछे जाकर देख सकते हैं और बच्चों से पूछ सकते हैं। बच्चों को सांस लेने में तकलीफ हुई थी तो हम तुरंत एम्बुलेंस के साथ और टीचर हमारे साथ अपनी गाड़ियों में लेकर बच्चों को यहाँ पहुँचे हैं और अभी बच्चे पूरे सभी सेफ हैं, एक भी बच्चा बेहोश नहीं हुआ है। डीएम का, यहाँ की मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल का कहना है कि बच्चे बेहोश हुए हैं, उनको ट्रीटमेंट किया है, तो क्या वो गलत बोल रहे हैं? नहीं, वो मैं उस संबंध में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। आप खुद जाकर देख सकते हैं, वो बच्चों से पूछ सकते हैं कि आप बेहोश छात्राओं को ऑक्सीजन लगाई जा रही है तो क्या सफोकेशन हो रहा है। आशु शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशु, जानकारी चाहेंगे क्या पूरा मामला प्रकाश में आया है? जी दिव्यदर्शनी, आपको बता दें ये पूरा मामला गांव हरचंदपुर पर स्थित केंद्रीय विद्यालय का है। यहाँ सुबह को बच्चों को पीटी कराई गई थी, क्योंकि सुबह के समय में भीषण गर्मी हो रही थी, सफोकेशन हो रहा था, उसके चलते बच्चों बेहोश हो गए। 1 दर्जन बच्चे बेहोश हुए हैं।
वहीं पर मौके पर पहुंचे डीएम और कप्तान ने रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कराया गया था। मेडिकल कॉलेज में बच्चों को भर्ती कराया है। जी, अभी स्थिति क्या बनी हुई है बच्चों की? जी आपको बता दें, अभी जो स्थिति है मेडिकल कॉलेज में बच्चे एडमिट हैं, उनकी स्थिति अभी ठीक है, खतरे से बाहर है, ऐसी कोई बात उसमें नहीं है अभी। क्योंकि स्कूल प्रशासन, जिस तरीके से हमने अभी वर्जन भी सुना है, वो कह रहे थे कोई बच्चे बेहोश नहीं हुए हैं, सांस लेने में खाली दिक्कत थी। तो आखिर पूरा मामला क्या है, कौन सही बोल रहा है? जी, इस पूरे मामले को लेकर जिलाधिकारी से जब पूछा गया तो जिलाधिकारी जी ने साफ कहा है कि 2 बार पीटी कराई गई थी, जिसके चलते भीषण गर्मी सफोकेशन के कारण वो बच्चे बेहोश हुए थे। जी, बहुत शुक्रिया आशु जानकारी के लिए। बढ़ते आगे, झारखंड में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। विधानसभा के बाहर बीजेपी के विधायकों ने हेमंत सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और आरोप लगाया है कि प्रदेश में आदिवासी समाज की संख्या लगातार घट रही है। जो डेमोग्राफी बदल रही है और उसमें से खास करके आदिवासियों की जो जनसंख्या कम हो रही है और उसका प्रत्यक्ष देख रहा है जगह जगह पर आज आदिवासी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। मुद्दा तो सही है, लेकिन रिपोर्टर्स के सवालों पर बीजेपी वाले सिर्फ दलीलें क्यों देने लगते हैं, ये बड़ा सवाल है। मौजूदा वक्त में झारखंड में जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार है और इससे पहले प्रदेश में बीजेपी की डबल इंजन वाली सरकार थी। लिहाजा ये सवाल तो बनता ही है कि अगर आदिवासी बहुल प्रदेश में आज आदिवासियों की संख्या कम हो रही और मुस्लिम समाज की संख्या में बढ़ोतरी हुई, तो फिर इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? जिन सबको इलाज के लिए यानी मेडिकल कॉलेज दुमका तक छात्र को आना पड़ा। अब उसका एक ही कारण था, क्योंकि कॉलेज के लड़का और ट्राइबल जो ऑर्गेनाइजेशन है परगना में, ये सब लोग मिल करके 27 तारीख को वहाँ धरना पर बैठने वाले थे, लोग प्रदर्शन करने वाले थे पाकुड़ में। क्योंकि जिस प्रकार से संथाल परगना में जो डेमोग्राफी बदल रही है और उसमें से खास करके आदिवासियों की जो जनसंख्या कम हो रही है और उसका प्रत्यक्ष देख रहा है जगह जगह पर आज आदिवासी लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। महेशपुर थाना क्षेत्र की घटना, जहां पर अपनी जमीन पर ट्राइबल घर बना रहा था, उसमें से भी जा करके लोगों ने उनके साथ मारपीट करना, उनकी बहू बेटियों के साथ, यहां तक कि कपड़े तक को फाड़ चिड़ कर दिया। झारखंड विधानसभा के बाहर बीजेपी ने सरकार को फिर से बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर घेरने की कोशिश की। वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष ने भी बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए प्रदर्शन किया। बीजेपी विधायकों ने कहा कि वोट की राजनीति में सत्ताधारी दलों के नेता बांग्लादेशी घुसपैठियों को झारखंड में पनाह दे रहे हैं और इसके कारण पूरे संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हुई है। तो सत्ता पक्ष है, ये हेमंत सरकार जो है, इनका कोई विजन है ही नहीं। ये बिना विजन का काम कर रहे हैं और आज दिनों दिन आदिवासियों की संख्या जो घटती चली जा रही है, ये बांग्लादेशियों को स्थापित कर रहे हैं और झारखंड के जो मूलवासी हैं इनको विस्थापित करने का इनका पूरा प्रोग्राम है और इसलिए ये लोगों को दिग्भ्रमित करते अभी तक आए हैं, 5 साल होने वाले हैं और अभी भी ये दिग्भ्रमित करने के लिए इस तरह धरना दे करके सत्ता पक्ष के रहते हुए भी धरना दे के लोगों को फिर से दिग्भ्रमित करने का काम करते हैं। बीजेपी का आरोप है कि 1991 में आदिवासियों की संख्या 35.38% थी, लेकिन 2011 के मुताबिक आदिवासियों की आबादी 26.20% पहुंच गई है। वहीं दूसरी तरफ उस वक्त मुस्लिमों की आबादी 8.9% थी, जो अब 2011 के मुताबिक 14.53% है और इन सब के बीच हिंदुओं की आबादी 87.79 थी, जो अब 81.70% है और इसमें सबसे ज्यादा संथाल परगना में डेमोग्राफी चेंज हुआ है। नहीं, मैं तो कह ही रहा हूँ, पूरे झारखंड का ही मैं कह रहा हूँ